कहाँ तक किए थे पिछले क्लास में? क्वेश्चन किए थे ना लास्ट में। रुक जाइए। लैगिंग है, बोर्ड में लैगिंग है। अच्छा, चलिए हम लोग आज कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, तीन कॉन्फ़िगरेशन होता है: कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस कनेक्शन, कॉमन इमीटर कनेक्शन और कॉमन कलेक्टर कमीशन कनेक्शन। कॉन्फ़िगरेशन बोलिए या कनेक्शन बोलिए, बोथ आर सेम। ठीक है। कॉमन बेस में क्या होता है? जो बेस टर्मिनल होगा वो क्या होगा? इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों के लिए कॉमन होता है। कॉमन इमीटर कनेक्शन में जो इमीटर टर्मिनल होगा वो कॉमन होगा इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों के लिए, इसीलिए उसका नाम पड़ा है कॉमन इमीटर। मीन्स इमीटर टर्मिनल जो है वो इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। सिमिलरली कॉमन कलेक्टर में क्या हो जाएगा? जो कलेक्टर टर्मिनल होगा वो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। तो जो भी हम लोग जैसे कॉमन बेस पढ़ेंगे तो बेस टर्मिनल कॉमन हो जाएगा, कॉमन इमीटर में इमीटर टर्मिनल कॉमन हो जाएगा और कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर टर्मिनल कॉमन हो जाएगा। क्लियर है? किसको? हाँ लिखिए। बाइपोलर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, तीन तरह से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं: कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर। अब इस तीनों का हम लोग क्या देखेंगे? कनेक्शन देखेंगे और तीनों का कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। और फिर हम लोग अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन देखेंगे। तीन तरह का कनेक्शन: कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस में जो करेंट गेन होगा उसको क्या बोलते हैं? अल्फा से डिनोट करते हैं। करेंट गेन जो कॉमन बेस में होगा उसको किससे डिनोट करेंगे? अल्फा से। कॉमन इमीटर में जो करेंट गेन होता है उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन कलेक्टर में जो करेंट गेन होगा उसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे आएगा सब चीज। हाँ लिख लिए। कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। गेन का क्या बताए? कॉमन बेस में जो गेन होगा उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन इमीटर में जो गेन होगा उसको बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और कॉमन कलेक्टर में जो गेन होगा उसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ये कॉमन बेस कनेक्शन का जो है क्या है? डायग्राम है। कल करंट का डायरेक्शन आप पूछ रहे थे ना? कौन पूछे थे आप? करंट का डायरेक्शन पूछे थे। तो देखिए यहाँ पे ये जो कनेक्शन है किसका है? कॉमन बेस का है। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है?
ये एनपीएन है और इधर क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। दोनों का हम लोग देख रहे हैं एनपीएन और पीएनपी। एनपीएन में क्या हो जाएगा, ये कौन सा टर्मिनल है, इमीटर। ये हो गया इमीटर, मतलब ये एन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और कलेक्टर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये एन टाइप है, इसको क्या किए, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए, यहां से सिग्नल अप्लाई करते हैं। और ये पी टाइप है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए, फॉरवर्ड बेस हो गया। इधर एन टाइप है, क्या किए, पॉजिटिव से, और पी को निगेटिव से, ये क्या हो गया, रिवर्स बेस हो गया। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ट्रांजिस्टर का क्या, एज एन एम्पलीफायर के तौर पे पढ़ रहे हैं, बताए हुए थे। ज्यादातर जो है मोस्टली ट्रांजिस्टर का जो हम लोग यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर। तो हम लोग भी जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो क्या किए, इनपुट साइड को फॉरवर्ड बेस कर लिए, आउटपुट साइड को रिवर्स बेस कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे आरसी, ये कलेक्टर रेजिस्टेंस हो गया। यहां से हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं। अगर कॉमन बेस कनेक्शन में देखेंगे तो कॉमन बेस में इनपुट करंट क्या हो जाएगा, इनपुट, ये तो बेस वाला टर्मिनल कॉमन हो गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा कॉमन बेस। बेस वाला टर्मिनल कॉमन हो गया। इनपुट करंट जो होगा इस ट्रांजिस्टर के लिए वो कौन सा होगा, इमीटर करंट। और आउटपुट करंट क्या होगा, कलेक्टर करंट। ये दोनों डायग्राम सेम है, बस करंट का जो डायरेक्शन है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर चेंज हो रहा है, यहाँ एनपीएन है, ये पीएनपी है, तो करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, इमीटर टर्मिनल है ना, तो ये हो जाएगा P, ये हो गया N, ये हो गया P। ये P टाइप है तो पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए, N को निगेटिव से कर दिए, क्या हो गया, फॉरवर्ड बेस हो गया। इधर P को निगेटिव से और N को पॉजिटिव से, क्या हो गया, फॉरवर्ड बेस। P को निगेटिव से, N को पॉजिटिव से, रिवर्स बेस ना, हाँ रिवर्स बेस हो गया। सेम चीज है। अब यहां पे देखिए ये जो करंट है, ये जो करंट है वो क्या हो जाएगा, बेस में जो करंट होगा IB बेस करंट, इमीटर में जो करंट होगा वो इमीटर करंट, और कलेक्टर से जो करंट आएगा वो कलेक्टर करंट, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि ये डायरेक्शन देखिए, ये जो डायरेक्शन है ना, ये करंट का डायरेक्शन दिखाता है, इमीटर टर्मिनल है, तो ये जो है यहां से हम लोग इनपुट ये जो दे रहे हैं इस तरह से आएगा, यहां से सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं और फिर इस तरह से आउटपुट आता है, ठीक है। इसमें देखिए यहां पे क्योंकि ये डायरेक्शन क्या देख रहे हैं, अंदर की तरफ है, इसमें डायरेक्शन क्या था, बाहर की तरफ था, यहां डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है, तो इस तरह से इसमें आएगा और फिर यहां कलेक्टर टर्मिनल से आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं, ये जो इमीटर टर्मिनल में डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में रहेगा उसके अकॉर्डिंग करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है। यहां से हम लोग क्या सिग्नल अप्लाई कर दिए, आउटपुट कहां से ले रहे हैं, यहां से ले रहे हैं। तो इतना समझ में हमको आ रहा है, ये जो ट्रांजिस्टर है एज एन एम्पलीफायर वर्क करेगा, क्योंकि हम लोग इनपुट साइड को फॉरवर्ड बेस कर दिए और आउटपुट साइड को रिवर्स बेस कर दिए। तो अब जो यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, एम्पलीफाइड होकर आउटपुट मिलेगा, एम्पलीफाइड होकर आउटपुट मिलेगा। कहने का मतलब अगर हम मान लीजिए 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं इनपुट में, तो आउटपुट में कितना मिलेगा, हो सकता है 8 वोल्ट 9 वोल्ट जो भी मिले। एम्पलीफाई करके मतलब उसका स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और इसी का यूज हम लोग क्या करते हैं, जितना भी आप देखते हैं यहाँ पे भी एक्चुअली जो माइक लगा हुआ है यहाँ पे भी एम्पलीफायर है, ठीक है। या जितना भी आप देखते हैं फंक्शन वगैरह, माइक देखते हैं, लाउड स्पीकर देखते हैं, हर एक जगह पे हम लोग एम्पलीफायर का यूज करते हैं। और एम्पलीफायर किससे बनता है, ट्रांजिस्टर से, ट्रांजिस्टर की मदद से हम लोग एम्पलीफायर को बनाते हैं। तो ये जो कनेक्शन है ये कॉमन बेस कनेक्शन है, कॉमन बेस कनेक्शन, ठीक है, दोनों के लिए। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए हो गया, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए हो गया, ठीक है। और इसमें याद क्या रखना है या ध्यान क्या रखना है, तो कॉमन बेस कनेक्शन में इनपुट करंट क्या होगा, इमीटर करंट, और आउटपुट करंट क्या होगा, कलेक्टर करंट होगा, ठीक है ना। क्योंकि बेस टर्मिनल कॉमन है, क्योंकि यहीं से हम एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकालेंगे, अल्फा का वैल्यू, आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। तो यहाँ पे अगर करंट का आपको पता रहेगा कौन सा बेसिंग में कौन सा कनेक्शन में क्या आउटपुट करंट होता है, क्या इनपुट करंट होता है, तो वहां से आप अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाल पाएंगे।
तो इस केस में कॉमन बेस के कनेक्शन के केस में इनपुट करंट हो गया इमीटर करंट और आउटपुट करंट हो गया कलेक्टर करंट। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। ये क्लियर हो गया। यहां देखिए कलेक्टर और बेस का बीच का जो वोल्टेज है इसको VCB बोलते हैं। कलेक्टर बेस वोल्टेज क्या पढ़ेंगे? VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज। और यहां VEE सप्लाई वोल्टेज बोलिए, या इसको आप क्या लिख सकते हैं? VEB भी VEB या VE मतलब सप्लाई वोल्टेज इसको बोल रहे हैं VE। तो VE बोलिए या VEB बोलिए, दोनों चीज बोल सकते हैं, ठीक है ना। सप्लाई वोल्टेज क्लियर है। देखिए एक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आएगा तो तीनों समझ में आ जाएगा। तीनों में सेम चीज है, बस एक टर्मिनल बदलेगा, इनपुट करंट आउटपुट करंट चेंज होगा, बाकी सब क्या होगा? सेम रहेगा। और दोनों केस में NPN और PNP में दोनों केस में क्या हो जाएगा? सब में सेम होगा, बस क्या होगा? जो कॉमन टर्मिनल है वो चेंज होते चला जाएगा, ठीक है। चलिए बनाइए इसको। चलिए बनाइए इसको। एक भी बना सकते हैं, NPN को अगर प्रीफर करना है तो NPN को बना लीजिए, ठीक है। क्या पूछिए? करंट का डायरेक्शन ये एरो देख रहे हैं, इस तरह से जो है यहां से सप्लाई दे रहे हैं, ये इस तरह से आएगा, यहां इस तरह से गया और फिर इस तरह से होके यहां गया कलेक्टर पे। कौन सा? हाँ बेस होते हुए। तो ये करंट का जो डायरेक्शन है यहाँ पे बाहर की तरफ है ना, तो इस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ इस केस में क्या है? अंदर की तरफ है, तो इधर से आ रहा है। ये आपका ये यहाँ से सप्लाई दिए, ये इस तरह से जाएगा बेस होते हुए यहाँ, क्योंकि डायरेक्शन बाहर की तरफ है, इस तरह से होते हुए ये सिग्नल यहाँ से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। उसी तरह से ये क्योंकि ये डायरेक्शन में है, और इधर जो ये करंट आ रहा है, ये आउटपुट करंट इधर से आ रहा है आईसी का, ठीक है ना। तो जो एरो है एरो के अकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ, क्योंकि वहां एरो बाहर की तरफ था तो करंट क्या निकल रहा है? बाहर की तरफ। और इधर क्या है? एरो अंदर की तरफ है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा। दूसरा बात, करंट जो है आइदर पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। अगर मान लीजिए करंट का वैल्यू आपको निगेटिव में आता है, इसका मतलब क्या हुआ? रिवर्स करंट। करंट का डायरेक्शन मान लीजिए निगेटिव आ रहा है करंट का वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमको 5 एम्पियर, मान लीजिए 5 एम्पियर करंट मेजर करना है, 5 एम्पियर ना करके -5 एम्पियर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो डायरेक्शन हम एज्यूम किए उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड सेम है, पोलरिटी चेंज हो रहा है, निगेटिव साइन आ गया, इसका मतलब जो डायरेक्शन आप कंसीडर कर रहे हैं उसका अपोजिट डायरेक्शन उसका होगा, ठीक है ना। बट मैग्नीट्यूड का वैल्यू हमें क्या होगा? किसी भी सर्किट में सेम होगा। और डायरेक्शन में भी वेरी कर सकता है। आपको निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आप जो डायरेक्शन कंज्यूम कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये एरो से देखिए, ये जो ट्रांजिस्टर का है एनपीएन ट्रांजिस्टर बाहर की तरफ होगा, तो ये इमीटर करंट जो है बाहर की तरफ होगा। अगर अंदर की तरफ होगा तो फिर ये अंदर आ जाएगा।
एक भी बना सकते हैं, एनपीएन बना सकते हैं, ठीक है ना, एक बना लीजिएगा फिर भी हो जाएगा। इनपुट करेंट, आउटपुट करेंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, ये सारे चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे चीज का आगे यूज होगा। इनपुट करेंट, आउटपुट करेंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, ये इतना चीज आपको दिमाग में होना चाहिए। अगर ये चीज सब दिमाग में है तो फिर आगे जब हाइब्रिड पैरामीटर वगैरह पड़ेगा तो बहुत हेल्प मिलता है वहां पे, ठीक है ना। वहां पे हाइब्रिड पैरामीटर आप अगर पढ़ेंगे तो वहां पे कोई आपको सर्किट बना के नहीं दिखाने जाएगा, आपको ये दिमाग में रहेगा तो वहां पे फिट कर दीजिएगा। जैसे HIE, HFE, HRE, HOE, ये सब का नाम सुने हैं ना, तो वहां पे इनपुट करंट, आउटपुट करंट आपके दिमाग में अगर चल रहा है तीनों कनेक्शन का तो फिर आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे। तो वहां पे जो है यूज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ का जो पढ़ा हुआ चीज है वो वहां पे डायरेक्टली यूटिलाइज हो गया। जब भी हाइब्रिड पैरामीटर कोई पढ़ाएगा तो फिर इतना चीज नहीं बताने जाएगा आपको, आपको दिमाग में आना चाहिए जो कौन सा कन्फिग्रेशन है। हाइब्रिड पैरामीटर पढ़े हैं ना, जैसे HIE, ई मतलब कॉमन इमीटर को शो कर रहा है, HIB कॉमन बेस को शो कर रहा है, HIC क्या कर रहा है, कॉमन कलेक्टर को शो कर रहा है। तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वही जो इनपुट करंट, आउटपुट करंट, ये सब चीज आपको दिमाग में तीनों कनेक्शन के लिए, तीनों के लिए ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या इनपुट करंट होता है, क्या आउटपुट करंट होता है, तो फिर ये चीज समझना वहां पे आसान हो जाएगा। डायरेक्टली फिर इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे आप जाएंगे सब चीज बाउंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ समझना ज्यादा आसान है, यहाँ पे बाउंस होना शुरू हो जाएगा। हो गया। चलिए, एज द नेम सजेस्ट द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। कॉमन बेस है तो बेस टर्मिनल क्या होगा, दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर आया, जिसको कॉमन बेस कनेक्शन में, कॉमन बेस हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, कॉमन बेस कनेक्शन में जो करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होगा उसको अल्फा से डिनोट करेंगे। और ये क्या होता है, आउटपुट बट्टे इनपुट, मीन्स एक तरह से क्या हो गया, ये करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर या करंट गेन बोलिए, ठीक है ना। इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, ठीक है ना। द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको आउटपुट इनपुट करंट पता रहेगा तो आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा। इन ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इमीटर करंट IE इज द इनपुट करंट एंड कलेक्टर करंट IC इज द आउटपुट करंट। क्लियर है, ये सर्किट से क्लियर है ना जी। ये IE इमीटर जो है, IE इमीटर करंट हो गया इनपुट करंट, और IC क्या हो गया, आउटपुट करंट हो गया, ठीक है। इसी चीज को वहां पे लिख दिए हैं लैंग्वेज में, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए, हम आज PDF भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज है, छोटा छोटा चीज बहुत खिंचा जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ, आज PDF जो है भेज देंगे, इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि बेसिक चीज है, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, जो हम बता रहे हैं बहुत बेसिक चीज है, ठीक है ना। जो आप पढ़ के भी आए होंगे, कोई तोप हम नहीं बता रहे हैं, एकदम बेसिक जो ट्रांजिस्टर का होता है वही चीज को हम आपको बता रहे हैं। Hence the ratio of change in collector current to the change in emitter current at constant collector base voltage VCB। collector base voltage क्या है, आउटपुट वोल्टेज है ना। तो ये जो रेशियो होगा अल्फा का, डेल IC बट्टे डेल IE, ये इसको क्या पढ़ेंगे, चेंज इन कलेक्टर करंट, मीन्स स्मॉल वैल्यू होगा, स्मॉल वैल्यू बट्टे चेंज इन इमीटर करंट, डेल IC बट्टे डेल IE एट कांस्टेंट VCB। क्या कंडीशन होना चाहिए, कलेक्टर बेस वोल्टेज जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। कलेक्टर बेस वोल्टेज को कांस्टेंट करेंगे, उसके बाद कलेक्टर करंट में चेंज करेंगे, उसके कारण जो इमीटर करंट में चेंज आएगा उसका जो रेशियो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे कब, जब VCB जो है कलेक्टर बेस वोल्टेज, कलेक्टर बेस वोल्टेज क्या है, आउटपुट वोल्टेज है ना, उसको कांस्टेंट रखेंगे तब। कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा, कांस्टेंट रख के ही आप मेजर करेंगे, कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो फिर वेरी कर जाएगा। इसको आपको कोई एक फिक्स वैल्यू पे रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको कांस्टेंट रख के ही हम इसको ये मेजर कर सकते हैं, अगर कांस्टेंट नहीं रखिएगा मेजर नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट के लिए किस में पढ़ रहे हैं अभी तक, हम कॉमन बेस कनेक्शन में है, ठीक है ना। तो कॉमन बेस कनेक्शन के लिए कलेक्टर करंट जो IC है, कलेक्टर करंट मीन्स आउटपुट करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो जो टोटल कलेक्टर करंट होगा, टोटल करंट जो होगा कलेक्टर करंट, वो IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा IE प्लस I लीकेज, ठीक है ना, मीन्स लीकेज करंट। अल्फा IE क्या हो गया, तो जो इमीटर करंट है उसको हम लोग क्या कर रहे थे, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये जो करंट होगा ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर, मेजोरिटी कैरियर के कारण होगा। और आई लीकेज जो करंट है ये ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर के कारण होगा, क्योंकि BJT में हम लोग पढ़े हैं करंट का जो कंडक्शन होता है दोनों के कारण, मेजोरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर दोनों के कारण होता है। तो करंट जो फ्लो करेगा वो मेजोरिटी कैरियर के कारण, और लीकेज ऑफ करंट जो होगा माइनॉरिटी कैरियर के कारण। क्लियर है ना। और माइनॉरिटी कैरियर कब होगा, जब आउटपुट साइड में रिवर्स बैस करते हैं तो वहां पे लीकेज ऑफ करंट होगा ना, हम लोग रिवर्स बैस में पढ़े थे। तो ये जो लीकेज करंट है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर के कारण, और ये जो अल्फा आई है ये क्या है, ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर के कारण। तो टोटल करंट जो होगा कॉमन बेस कनेक्शन में वो क्या हो जाएगा, IC इक्वल टू अल्फा आई प्लस आई लीकेज, ठीक है। इसी लीकेज करंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, एक स्पेशल नाम दे रहे हैं जिसको क्या बोल रहे हैं, ICBO। ICBO इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन बेस आउटपुट करंट। कॉमन बेस करंट व्हेन इमीटर इज ओपन, ठीक है। समझिए इस डायग्राम से, इस डायग्राम से समझिए, कॉमन बेस के लिए पढ़ रहे हैं, ये कॉमन बेस का डायग्राम है। हम क्या करेंगे, इमीटर टर्मिनल जो ये है इसको ओपन कर देंगे, इसको ओपन कर दिया इमीटर टर्मिनल को, मतलब इसका खेल खत्म, करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा। अब इधर चले आइए, इधर कौन सा बैसिंग किए हैं, रिवर्स बैसिंग किए हैं। रिवर्स बैसिंग में क्या होगा, लीकेज ऑफ करंट होगा। रिवर्स बैसिंग में मेजोरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो नहीं करता है, करंट फ्लो करता है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर के कारण, लेकिन बहुत ही कम करंट फ्लो करता है जिसको हम लोग लीकेज करंट बोलते हैं। तो यही जो लीकेज करंट है उसी को हम लोग कॉमन बेस में ICBO बोल रहे हैं, मतलब कॉमन बेस करंट व्हेन इमीटर इज ओपन, वो लीकेज करंट है, ठीक है ना, लीकेज करंट है। तो माइनॉरिटी कैरियर के कारण कुछ ना कुछ तो करंट होगा ना, लीकेज करंट, उसीलिए उसको हम लोग एक्सप्रेशन में रख रहे हैं। और उसको कॉमन बेस कनेक्शन में जो करंट है उसको स्पेशल हम लोग लीकेज करंट हटा करके इसको एक स्पेशल नाम दे दिए, क्या दिए, ICBO। अगर ICBO आज के बाद आप देखेंगे तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, ये जो है कॉमन बेस कनेक्शन का करंट है, ठीक है ना। और इमीटर टर्मिनल को जब ओपन करेंगे तब जो करंट मिलेगा, ठीक है, लीकेज करंट है। और इमीटर बेस टर्मिनल को जब इमीटर टर्मिनल को ओपन करेंगे तब मिलेगा, मतलब कुछ इस तरह का सिंपल सा अगर हम सर्किट बता दें आपको, तो ये देख लीजिए, ये मान लीजिए NPN है, NPN है। अब N है, इसको क्या कर दिए, ओपन कर दिए। अब यहां क्या किए, ये P को किसे कनेक्ट कर दिए, निगेटिव से, N को किसे कनेक्ट कर दिए, पॉजिटिव से, ये रिवर्स बैस हो गया। अब जो करंट फ्लो करेगा इसमें, इसी को हम ICBO बोल रहे हैं, ICBO। क्लियर है। देखिए एक कनेक्शन में समझ जाइएगा, कॉमन बेस में जो टाइम लग रहा है, एक में समझ जाइएगा, तीनों में, दोनों अगला दोनों में समझ में आ जाएगा, इसमें नहीं समझ में आएगा, अगला दोनों में भी समझ में नहीं आएगा।
जो चीज यहाँ नहीं समझ में आएगा वो आगे भी समझ में नहीं आएगा, टू दी फ्रैंक, क्योंकि सब चीज एकदम कोरिलेटेड है। तो इस चीज को क्लियर कट कर लीजिए। यहाँ जो हम आईसीबीओ लिख रहे हैं, ये जब इमीटर टर्मिनल है उसको क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, और उसके बाद जो मेरा ये करंट आ रहा है, क्योंकि रिवर्स बेसिंग में है, लीकेज करंट है, उसी को हम आईसीबीओ दे रहे हैं। ये जो आई लीकेज देख रहे हैं इसी को एक नाम दे दिए, ठीक है ना, एक स्पेशल इसको नाम दे दिए, जिसको क्या बोल रहे हैं, आईसीबीओ। और इसी को अब कर लीजिए आगे, आई इक्वल टू क्या पढ़े हैं, आईसी प्लस आई भी पढ़े हैं, तो अल्फा आई ई के जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो आईसी प्लस आई भी लिख दिए, प्लस आईसीबीओ हो गया, कोई दिक्कत। अब इसको एक्सप्रेशन को ये कीजिए, तोड़िए, तो ये अल्फा आई भी हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये आईसीबीओ। अब क्या किए, अल्फा आईसी को इधर ले आए, मतलब एक एक और बढ़ाएंगे, यहाँ आईसी इक्वल टू क्या है, अल्फा आईसी प्लस अल्फा आई बी प्लस आईसीबीओ लिख सकते हैं। सिंपल सा मैथ है, ठीक है। अब क्या किए, ये आईसी वाले को इधर ले आए हैं, तो क्या हो जाएगा, आईसी कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, इजक्वल टू अल्फा आई बी प्लस आईसीबीओ। यही चीज को यहां पे लिखा है ना, हाँ ये आ गया जे। हम्म, अब यहां से आईसी इजक्वल टू क्या आ जाएगा, बताइए, इसको अल्फा बट्टे 1 माइनस अल्फा इंटू आई बी होगा, और प्लस आईसीबीओ होगा, और ये इसमें भी आ जाएगा 1 माइनस अल्फा। और ये टर्म का भी कुछ होता है, अल्फा बट्टे 1 माइनस अल्फा का वैल्यू क्या होता है, बीटा होता है, जो कि आगे आएगा, ठीक है ना। तो ये आई सी इजक्वल टू बीटा आई बी प्लस आईसीबीओ बटे 1 माइनस अल्फा भी आप इसको लिख सकते हैं। फाइनली जो एक्सप्रेशन आया ये आया। अगर आपको आईसीबीओ अल्फा के टर्म में दिया रहेगा तो, और नहीं अगर सिंपल अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आपको ये फॉर्मूला को यूज करना है। आपको क्वेश्चन से पता आपको होना चाहिए जो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई करेंगे, वैल्यू जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। नॉर्मली ये एक्सप्रेशन को याद रखिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए बनाइए। इन ए कॉमन बेस कनेक्शन, कॉमन बेस कनेक्शन ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए इमीटर करेंट दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर, इफ द इमीटर करे सर्किट इज ओपन द कलेक्टर करेंट इज 50 माइक्रो एम्पियर, मतलब क्या दिया है वैल्यू, हाँ आईसीबीओ दिया हुआ है, आईसीबीओ 50 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है। फाइंड द टोटल करेक्टर करंट, टोटल करेक्टर करंट निकालिए, ये फार्मूला यूज करना है, ये वाला, हाँ लिख लीजिए, आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस आई सी बी ओ, ये फार्मूला को यूज करना है। इस फार्मूला का उपयोग करके बताइए कितना वैल्यू आ रहा है। हाँ ठीक है, कुछ कितना आ गया, 970 माइक्रो एम्पियर। चलिए सभी लोग बनाइए, जो ऑनलाइन में कनेक्टेड हैं वो भी बनाएंगे इस क्वेश्चन को। ऑनलाइन वाले भी बनाइए। आ गया, कितना, 970 माइक्रो एम्पियर, आपका भी उतना ही आया है।
बाकी लोग बताइए, फार्मूला बेस्ड है जी। इमीटर करंट कितना दिया हुआ है? 1 मिली एम्पियर दिया हुआ है। चलिए, और ICBO कितना दिया हुआ है? 50 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, और क्या होता है फार्मूला? टोटल कलेक्टर करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल कलेक्टर करंट IC इज इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO। ठीक है, अल्फा का वैल्यू नहीं दिया है? अच्छा, अल्फा इज इक्वल टू 0.92 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 0.92 इंटू 1 प्लस ICBO कितना दिया हुआ है? 50 माइक्रो एम्पेयर। तो ऐसा करें, ये मिली एम्पेयर में है, ये माइक्रो एम्पेयर है, सबको एक यूनिट में कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1000 माइक्रो एम्पेयर के बराबर हो जाएगा। हाँ कि नहीं होगा? तो क्या करेंगे इसको? सबको एक यूनिट में रखते हैं, यूनिट अलग अलग रहेगा तो क्या होगा? इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, अब प्लस लिख दे रहे हैं, 50 है ना, 50। अब सब माइक्रो एम्पियर में आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 920 अब प्लस 50, 970 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा। इसी को मिली में कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? इसी को अगर मिली में लिखना है तो 0.97 मिली एम्पियर के बराबर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, जिनका नहीं हुआ था वो लिख लीजिए। क्या हुआ जी, लिख का नहीं रहे? हम्म, चलिए, अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कनेक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स में दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच का जो कर्व होगा उसको हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स से दिखाते हैं। इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच का जो कर्व होगा उसको हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का जो कर्व होगा उसको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या देखेंगे? दो देखेंगे, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का क्या देखेंगे? कर्व को देखेंगे। इट इज द कर्व बिटवीन इमीटर करंट एंड इमीटर बेस वोल्टेज। ठीक है ना, एट कांस्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज। कंडीशन क्या होना चाहिए? कलेक्टर बेस वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए। मींस आउटपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ये आउटपुट वोल्टेज है, ये क्या है? इनपुट वोल्टेज है, और ये क्या है? इनपुट करंट है। IE इनपुट करंट है, VBE क्या हो गया? इनपुट वोल्टेज। और कब ये कर्व होगा? जब VCB का वैल्यू क्या होगा? जो आउटपुट वोल्टेज है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, ये सब आप किए भी होंगे कॉलेज में प्रैक्टिकल में। बहुत ही बेसिक है, देख लीजिए अब यहाँ देखिए, ये हो गया VEB। देखिए इसको VEB या VBE में ज्यादा अगर करेक्ट किएगा तो VEB लिखिए और VCB लिखिए। ठीक है, VEB और VCB ये करेक्ट है, VBE ज्यादा करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है इसका बताते हैं। जो कॉमन टर्मिनल होता है ना उसको लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, ये इमीटर बेस वोल्टेज कैसे पढ़ेंगे?
इमीटर बेस वोल्टेज और इसको पढ़ेंगे कलेक्टर बेस वोल्टेज। जो कॉमन टर्मिनल होता है उसको लास्ट में लिखते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे इमीटर बेस वोल्टेज, इमीटर बेस वोल्टेज, और इसको बोलते हैं कलेक्टर बेस वोल्टेज। ठीक है, अब यहां पे देखिए हम क्या दिखाए हैं, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रहे हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का कर्व होता है। इनपुट वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे रख रहे हैं और इनपुट करंट को वाई एक्सिस पे रह रहे हैं। जो VEB है इसको हम लोग मिली वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है ना, और IE को मिली एम्पेयर में मेजर करते हैं। अब क्या किए, VCB को क्या कर रहे हैं, जो कलेक्टर बेस वोल्टेज है, जो कि आउटपुट वोल्टेज है, उसको क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। ये वैल्यू को, इसको एक फिक्स वैल्यू दे रहे हैं ना जी। कांस्टेंट करने का मतलब क्या हुआ है, पहला बार में हम क्या किए, VCB का वैल्यू 0 वोल्ट दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए, फिर VCB को लैब किए हैं कोई इसका, हाँ कोई नहीं किए हैं, नहीं किए हैं, किए हैं। अगर जो किए होंगे उनको कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। सबसे बेसिक चीज है, ठीक है ना। VCB जो होता है वैल्यू, उसको हम लोग एक फिक्स वैल्यू पे रख देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। हाँ, फिर 0 रख दिए, फिर उसको 10 पे रखे, फिर 15 पे रखेंगे, इस तरह से बढ़ा बढ़ा के आप देखेंगे, और क्या चेंजिंग आता है उसको हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे अगर आप गौर करेंगे, यहां देखिए कुछ इस तरह का कर्व आएगा। तो इस कर्व से हमको क्या समझ में आ रहा है, वोल्टेज VCB को तो कांस्टेंट रख रहे हैं, इससे हमको ये समझ में आ रहा है जो थोड़ा सा हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं मतलब इनपुट को जो हम किस में जोड़ते हैं, फॉरवर्ड बेस में जोड़ते हैं। फॉरवर्ड बेस में जोड़ते हैं मतलब रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, करंट अधिक फ्लो करेगा। तो इस डायग्राम से कुछ आपको समझ में आ रहा है, जो जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं, करंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रहे हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फॉरवर्ड बेस में कनेक्शन करते हैं, फॉरवर्ड बेस मतलब रेसिस्टेंस कम होगा, करंट अधिक फ्लो होगा, ठीक है। कोरिलेट कर पा रहे हैं। तो ये हो गया आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें किसको, हाँ किसका, तो यहां चेंज कर रहे हैं ना। ये जो वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पे क्या था, VCB का वैल्यू 0 था। अब VCB का वैल्यू क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो फिर कर्व क्या होगा, ये करंट का वैल्यू फिर ये हो जाएगा। ये इसका वैल्यू भी तो हम चेंज कर रहे हैं ना, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है कर्व, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इनपुट रेसिस्टेंस होगा। तो इनपुट रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस सिंपली क्या होता है, वोल्टेज बटा करंट। वोल्टेज बटे करंट को ही रेसिस्टेंस बोलते हैं ना। तो यहाँ पे इनपुट रेसिस्टेंस है, मतलब इनपुट वोल्टेज बटे इनपुट करंट का जो रेशियो होगा इसी को बोलेंगे ना। रेसिस्टेंस R इजक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I होता है। यहाँ पे हम इनपुट रेसिस्टेंस पढ़ रहे हैं, जिसको RI से डिनोट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, इनपुट वोल्टेज बटे इनपुट करंट। तो VB या VEB लीजिए बोठा से, तो VBE या VEB इसको लिख सकते हैं चेंज इन इमीटर बेस वोल्टेज बटे चेंज इन इमीटर करंट। ये दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, उसको इनपुट रेसिस्टेंस बोलेंगे। ये इनपुट वोल्टेज हो गया, ये इनपुट करंट हो गया, ठीक है। तो इनपुट रेसिस्टेंस इसको बोलेंगे। कंडीशन क्या होना चाहिए, तो VCB कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। जो आउटपुट वोल्टेज है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आउटपुट वोल्टेज में आप छेड़खानी करते हैं, उसको कांस्टेंट नहीं रखते हैं, फिर आप इसको डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज बटे इनपुट करंट का जो रेशियो होगा उसको क्या बोलेंगे, इनपुट रेसिस्टेंस बोलेंगे। कोई दिक्कत,
यही लिखें, द रेशियो ऑफ चेंज इन इमीटर बेस वोल्टेज टू द रिजल्टिंग चेंज इन इमीटर करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज इज नोन एज इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है ना। इसमें डेल वी बटे डेल आई, इसमें जो चेंजिंग करेंगे उसके कारण जो इसमें चेंज आएगा उसी रेशियो को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनपुट रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहे हैं। क्लियर हो गया। सिमिलरली उसी तरह से क्या होगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मींस आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का क्या होगा, कर्व होगा। सिमिलरली अगर आप इसमें देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को लिए हैं और वाई एक्सिस पे करंट को लिए हैं। ठीक है ना। ये VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज जो कि आउटपुट वोल्टेज होता है किस में, कॉमन बेस कनेक्शन में। अभी जितना भी हम बात कर रहे हैं कॉमन बेस का बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब इसी को दूसरे में लिखिएगा तो फिर गलती हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, VCB ये आउटपुट वोल्टेज हो गया, आउटपुट करंट हो गया। ठीक है ना। और यहां पे क्या कर रहे हैं, करंट का जो इनपुट करंट जो IE इनपुट करंट है उसको क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। एक बार 0 मिली एम्पियर रखे इनपुट करंट को, फिर हम लोग क्या किए 1 मिली एम्पियर पे फिक्स किए, फिर इसको बढ़ा करके 2 मिली एम्पियर, फिर 3 मिली एम्पियर, फिर 4 मिली एम्पियर, फिर 5 मिली एम्पियर, इस तरह से हम लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से बढ़ा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, ये कुछ कर्व देख रहे हैं, कर्व बन रहा है। इसमें बताते हैं, ये जो कर्व देख रहे हैं ना इधर का, ठीक है, ये जो कर्व आप देख रहे हैं इस रीजन में हम लोग ट्रांजिस्टर को यूज नहीं करते हैं, ये ट्रांजिशन रीजन होता है। ठीक है। ये ट्रांजिशन टाइम होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो कर्व टाइम देख रहे हैं, ठीक है, जो कर्व जो दिखा रहा है इस रीजन में हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। ये जो दिखा रहा है ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट रीजन को दिखाता है, इस रीजन में ही हम लोग ट्रांजिस्टर को वर्क करते हैं। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए क्या कर रहे हैं, इनपुट करंट के अकॉर्डिंग इसका कर्व चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आप इनपुट करंट को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे कर्व चेंज हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बताए थे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज चेंज बाय इनपुट करंट, इनपुट करंट से चेंज हो रहा है इसलिए हम लोग इसको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का कर्व हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें ध्यान रखने वाला चीज क्या है, तो आप कर्व को ध्यान रखिए, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का कर्व कैसा होता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का कर्व कैसा होता है, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, ये सब चीज आप दिमाग में रखिए। इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, ये सब दिमाग में रखिए। ठीक है। क्या आउटपुट रेजिस्टेंस, हाँ, डेल IC एट कांस्टेंट आई, एक समझ जाइएगा। यहां क्लियर है। चलिए, इस केस में आउटपुट रेसिस्टेंस के केस में क्या हो रहा है, R0, R0 से डिनोट करें, R0 मतलब आउटपुट रेसिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा, डेल VCB चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बोलिए या चेंज इन कलेक्टर बेस वोल्टेज बटे चेंज इन कलेक्टर करंट। कलेक्टर बेस वोल्टेज को आप चेंज करते हैं उसके कारण जो कलेक्टर करंट में चेंजिंग आता है, इसी रेशियो को हम लोग आउटपुट रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस मतलब आउटपुट वोल्टेज बटे आउटपुट करंट। ठीक है। एट कांस्टेंट IE मतलब इनपुट करंट को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देख रहे थे, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहे थे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है। इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हैं। और ये रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, वोल्टेज बटे करंट हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा आउटपुट रेसिस्टेंस है तो आउटपुट वोल्टेज बटे आउटपुट करंट। क्लियर है। इनपुट करंट कांस्टेंट रखने का मतलब इनपुट करंट का जो वैल्यू है उसको हम लोग अलग अलग वैल्यू पे चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू। जैसे एक बार हम इसको 0 मिली एम्पियर पे रख रहे हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह का मिल रहा है। जब हम फिर इसको इमीटर करंट को बढ़ाए तो ग्राफ कुछ इस तरह से मिला। ठीक है ना। फिर हम लोग 2 मिली एम्पियर पे बढ़ाए, मतलब जो कांस्टेंट है वो जीवन भर के लिए कांस्टेंट नहीं रहेगा,
उसके वैल्यू को कोई एक वैल्यू पे जाकर के आप फिक्स कर देंगे, ठीक है ना। उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं जो ऐसे करके घुमा रहे हैं कंटिन्यूअस, एक फिक्स वैल्यू पे आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके फिर उसको उसके उसमें जो चेंज आता है उसको चेंज कीजिए। एक को कांस्टेंट रखिए, और वोल्टेज वाला जो है जैसे आउटपुट वोल्टेज है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इमीटर करंट है उसको कोई एक वैल्यू पे रख लेंगे। आपको जिस पे रखना है, 0 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर, 2 मिली, किसी पे सेट कर दीजिए उसको। उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। अब क्या करना है, तो जो कलेक्टर वोल्टेज है, कलेक्टर बेस वोल्टेज, इसको चेंज करना है। उसके कारण जो कलेक्टर करंट में चेंज आएगा उसको हमको नोट करना है, और ये दोनों का जो रेशियो होगा उसको आउटपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं, समझे। और ये सारा का सारा जो जितना कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं ना, ये प्योर लैब का चीज है, ठीक है। इसका सर्किट आता है एक, उस सर्किट पे ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आप देख सकते हैं वैल्यू लेकर के। बस खाली ये सब चीज आना चाहिए, आप इजीली देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा सर्किट है, उस पर देखना भी बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए बनाइए इसको, ये भी आसान क्वेश्चन है। इन ए कॉमन बेस कनेक्शन, आईसी दिया हुआ है। आईसी जब भी लिखेंगे तो इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। 0.95 मिली एम्पियर। IV लिखेंगे तो इस तरह से नहीं लिखेंगे, बेस को नीचे, बी को नीचे कर देंगे। IV दिया हुआ है, और क्या निकालना है, अल्फा का वैल्यू निकालना है। निकालिए। जीरो पॉइंट 95। कितना आया? कितना आया बाकी लोग का? खुद से बनाइए, दिमाग लगाइए, ठीक है ना। पढ़ाई के दौरान जितना अपने आप में सीमित रहेगा उतना बेटर है। डिस्कशन के लिए बाहर जाइए, 2 घंटा बैठ के खूब डिस्कशन कीजिए, बट जहाँ पे फोकस करना है वहां पे फोकस्ड रहिए तो ज़्यादा बेटर है। नहीं निकला? कितना? 0.95 वही होगा हमको लगता है। क्या है, आईसी दिया हुआ है 0.95, 0.95 मिली एम्पियर है, ठीक है। IV दिया हुआ है 0.05 मिली एम्पियर। अल्फा इजक्वल टू क्या होता है, अल्फा करेंट गेन होता है कॉमन बेस, जिसको करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बोले थे। और ये आउटपुट करंट बट्टे इनपुट करंट का रेशियो होता है, और ये कॉमन बेस कनेक्शन में होता है। तो कॉमन बेस कनेक्शन में आउटपुट करंट क्या होता है, IC होता है, और इनपुट करंट क्या होता है, IE होता है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, IC और IE चाहिए। तो IE का वैल्यू तो यहाँ पे नहीं है, बट एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, बेसिक फार्मूला, IE इजक्वल टू IB प्लस IC जानते हैं। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 0.05 प्लस 0.95 दोनों मिली एम्पियर में है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 मिली एम्पियर। अब हमको इमीटर करंट मिल गया, अब निकाल दीजिए। तो 0.95 मिली एम्पियर बट्टे 1 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर मिली एम्पियर कैंसल, 0.95। अल्फा का कोई यूनिट होगा क्या, दो करंट का रेशियो है तो यूनिट लेस होगा हमेशा, ठीक है ना। यूनिट लेस होगा, जो भी होगा एग्जैक्ट वैल्यू होगा, कोई भी यूनिट इसका नहीं होगा। क्लियर है? ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा।
कॉमन बेस पर है आउटपुट करंट क्या होगा, इनपुट करंट क्या होगा, इनपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, ये सब चीज आपके दिमाग में चलना चाहिए। और इसके लिए हम आपको सर्किट बता दिए हैं, सर्किट में बता दिए हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए ये सारे चीज को दिमाग में चलाने का। हो गया? ये सबको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन नहीं रहेगा, समझ गए? पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन नहीं रहेगा, बस क्वेश्चन रहेगा। चलिए, एक समझ गए, कॉमन बेस में तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन बेस अगर क्लियर है तो कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर समझने में टाइम नहीं लगेगा, सेम चीज आएगा। देखिए यहाँ पे कॉमन इमीटर कनेक्शन, अब इतना तो समझ में आ रहा होगा जो सर इमीटर टर्मिनल कॉमन होगा इसमें, ठीक है ना, इमीटर टर्मिनल कॉमन होगा। इन दिस सर्किट अरेंजमेंट इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड इमीटर एंड आउटपुट इज टेकन बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर एज द नेम सजेस्ट। हेयर इमीटर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। इमीटर क्या होगा, दोनों के लिए कॉमन होगा। सर्किट देखिएगा, ज्यादा दिमाग में आएगा। ये सर्किट दिख रहा है, दिख रहा है ना जी, ये सर्किट अगर दिख रहा है तो ये क्या है, ये इमीटर टर्मिनल है, जिस टर्मिनल में एरो लगता है वो टर्मिनल इमीटर होता है, इमीटर को पहचानने का। अब ये देखिए, ये जो इमीटर टर्मिनल है ये इनपुट साइड के लिए भी कॉमन है, आउटपुट साइड के लिए भी कॉमन है। सिमिलरली ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, बाहर की तरफ एरो है एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर मतलब ये हो गया एन, ये हो गया पी और ये हो गया एन, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, ये P है पॉजिटिव, इसको किससे कनेक्ट कर दिए, पॉजिटिव से। N को किससे कनेक्ट कर दिए, निगेटिव से। ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बेस हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये N है, किससे कनेक्ट किए, पॉजिटिव से, और ये भी N है, इसको किससे कनेक्ट किए, निगेटिव से। तो याद रखिएगा जब आप यहाँ पे करेंगे इस तरह का केस आएगा तो जो आउटपुट टर्मिनल होगा उस पर फोकस कीजिएगा। आउटपुट टर्मिनल क्या है, N है, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए और यहाँ पे निगेटिव से, मीन्स ये जो कनेक्शन है ये रिवर्स बेस होगा। अगर ऐसा केस आएगा तो आउटपुट जो टर्मिनल है उसको हम लोग देखेंगे, अगर N रहेगा तो P से कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर है, PNP ट्रांजिस्टर है, यहाँ P को किससे कर दिए, निगेटिव से कर दिए, क्लियर है। तो ये चीज को जो आउटपुट टर्मिनल है उस पर फोकस करेंगे ऐसे केस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कॉमन इमीटर कनेक्शन है, इमीटर टर्मिनल कॉमन है इनपुट और आउटपुट साइड दोनों के लिए। अब इसमें इनपुट करंट क्या होगा, तो जो भी कॉमन कनेक्शन होगा ना वो इनपुट करंट कभी भी नहीं होगा, उसका कोई रोल ही नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। जैसे कॉमन इमीटर कनेक्शन है तो इनपुट और आउटपुट करंट में इसका कोई रोल नहीं होगा, सिंपल सा याद करने का तरीका है। और सब केस में केवल वो किसका छोड़ के, कॉमन कलेक्टर छोड़ दीजिए, जो कलेक्टर करंट है वो कॉमन बेस और कॉमन इमीटर दोनों में क्या होता है, आउटपुट करंट होता है, ठीक है। तो ये भी एक दिमाग में रहेगा। अब देखिए इमीटर था, कॉमन इमीटर है, मतलब इमीटर करंट इनपुट और आउटपुट करंट नहीं होगा, ये कॉमन हो गया, खेल खत्म। अब इसमें इनपुट करंट क्या हो जाएगा, बेस करंट इनपुट करंट होगा और कलेक्टर करंट आउटपुट करंट हो जाएगा। ये तो अलग चीज हो गया। अब यहाँ पे कॉमन इमीटर कनेक्शन में जो हम लोग करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट बटे इनपुट। तो आउटपुट में आईसी है, आईसी बटे आईबी हो गया। अब ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान में नहीं रखिएगा, और आपको पिछला क्वेश्चन एक आया था ना भी, तो फॉर्मूला अगर दिमाग में नहीं रहेगा तो बनेगा नहीं बनेगा। तो अल्फा बीटा गामा तीनों में रिलेशन तो याद रखना ही है, साथ ही साथ किसका क्या रेशियो होता है ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, बात समझे। ये भी आपको दिमाग में क्या रेशियो होता है
बस आउटपुट बट्टे इनपुट का जो रेशियो होता है, आउटपुट करंट बट्टे इनपुट करंट का, इस चीज को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा सारे में। हाँ, गेन है मतलब करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर या करंट गेन बोलिए। गेन क्या होता है? गेन हमेशा आउटपुट बटे इनपुट होता है। पावर गेन आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। करंट गेन आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट, और गेन का यूनिट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बीटा आ गया। करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर किस में? कॉमन इमीटर कनेक्शन में करंट एम्पलीफिकेशन को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चेंज इन कलेक्टर करंट बट्टे चेंज इन बेस करंट। कलेक्टर करंट आउटपुट करंट हो गया, बेस करंट इनपुट करंट हो गया। ये जो रेशियो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। और कॉमन इमीटर में जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होगा उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन बेस में जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर था उसको अल्फा से रिप्रेजेंट किए थे। क्लियर है? अब रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप को डिराइव करने का आपको कहीं से कोई जरूरत नहीं है, बट रिलेशनशिप को याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना? और सबको याद होगा भी आई थिंक। बीटा इजकल टू क्या होगा? बीटा इजकल टू अल्फा बट्टे 1 माइनस अल्फा। बीटा हो गया करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, अल्फा हो गया करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन बेस कनेक्शन। ठीक है, और ये रिलेशन को आपको दिमाग में रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछता है। बीटा इजकल टू अल्फा बट्टे 1 माइनस अल्फा। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा का वैल्यू निकालना है। अल्फा 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। एक बार में अल्फा का वैल्यू 0.9 है, दूसरा केस में अल्फा का वैल्यू 0.98 है, और तीसरा केस में अल्फा का वैल्यू 0.99 है। तीनों केस में बताइए बीटा का वैल्यू क्या आता है। अल्फा का वैल्यू 0.99 है। तीनों केस में बीटा का वैल्यू निकालना है। रिलेशन आपको पता है। पहला का 9, दूसरा का 49, तीसरा का 99। आ गया सबका? बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? अल्फा बट्टे 1 माइनस अल्फा। पहला केस में 0.9 है, तो 0.9 बट्टे 1 माइनस 0.9 क्या आ जाएगा? 0.9 बट्टे 0.1, पॉइंट पॉइंट खत्म, क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में अल्फा इजकल टू 0.98 है, तो बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? अल्फा बट्टे 1 माइनस अल्फा, तो 0.98 बट्टे 1 माइनस 0.98 क्या बचेगा? 0.02। दशमलव दशमलव उड़ गया, क्या आएगा? 49 आ गया। तीसरा केस में अल्फा इजकल टू है 0.99, तो बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? अल्फा बट्टे 1 माइनस अल्फा, डेट इज 0.99 बट्टे 1 माइनस 0.99 क्या आ जाएगा? 0.01, दशमलव दशमलव खत्म, 99 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा में क्वेश्चन पूछता है रिलेशन। वहां पे देखे थे अल्फा का वैल्यू पूछा था, और यहाँ पे अल्फा दे दिया है, बीटा का वैल्यू पूछ दिया। आगे बढ़े। चलिए, ये कॉमन इमीटर कनेक्शन, किसमें? कॉमन इमीटर कनेक्शन में जो करेंट का जो एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना,
कलेक्टर करंट का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ। वहां क्या लिखे थे, आई सी बी ओ, यहां क्या लिख रहे हैं, आई सी ई ओ। मतलब क्या हो गया, यहां पे क्या होगा, इमीटर तो वहां पे ओपन था ना जे, हाँ कलेक्टर बेस करंट हो गया व्हेन बेस को ओपन करेंगे ना, इस केस में किसको ओपन करेंगे, पक्का ये मीटर को ओपन करेंगे, एन पी एन। अगर ये है, ये जो टर्मिनल होगा इसको हम लोग ओपन करते हैं, और यहां क्या हो जाएगा, ये P है तो पॉजिटिव निगेटिव से एन एन को पॉजिटिव से हो गया। तो अब देखिए कॉमन इमीटर कनेक्शन में जो लीकेज करंट आएगा वो किसको क्या बोलेंगे, ICEO। कॉमन बेस में ICBO बोल रहे थे लीकेज करंट को, यहाँ पे ICEO बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लीकेज करंट हो गया मतलब रिवर्स बैसिंग के कारण, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। रिवर्स बैसिंग में करंट फ्लो नहीं करता है, मैग्नेटिक करंट के कारण जो करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग लीकेज करंट बोलते हैं, जो कि ICEO हो गया, ठीक है। यहाँ बीटा आई बी क्यों लिखे, तो एक रिलेशन आया था अल्फा बट्टे 1 माइनस अल्फा, उसी में सेम एक्सप्रेशन में अल्फा बट्टे 1 माइनस अल्फा आया था, उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि बीटा इजकल टू क्या होता है, अल्फा बट्टे 1 माइनस अल्फा, तो वो लिख दिए और ICBO को रिप्लेस किससे कर दिए। अच्छा इसको अगर आप कंपैरिजन करेंगे उस सर्किट से तो क्या होगा, उस एक्सप्रेशन से, उसका क्या एक्सप्रेशन है लास्ट वाला हमको बताइए, अल्फा बट्टे 1 माइनस अल्फा इंटू लास्ट एक्सप्रेशन, रुक जाइए, यही था, ये क्या है, हुँ? अब यहां पे देखिए, यहां हम उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, उससे कंपैरिजन करने से क्या होगा, कुछ ना कुछ सीखिएगा, वहां से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हम आपको कोरिलेट करवा रहे हैं वहां से, ठीक है। वहां क्या एक्सप्रेशन है वो बताइए, कॉमन इमीटर में एक्सप्रेशन क्या है, IC इक्वल टू क्या है, बीटा आई बी प्लस ICEO है। अब इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को कंपैरिजन कीजिए, तो क्या मिल रहा है यहां से, एक तो हमको यहां से ये मिल रहा है जो बीटा इजक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा बट्टे 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये तो अभी हम लोग जाने हैं, इस पे क्वेश्चन भी किए हैं। अब दूसरा रिलेशन क्या मिलेगा, तो ICEO जो है, ICEO इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ICBO बट्टे 1 माइनस अल्फा। बस यही चीज को हम बताने के लिए आपको यहां पे लेके आए हैं, ठीक है। यहां से अब क्या होगा, मान लीजिए अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, ICBO का वैल्यू दिया है, आपको ICO का वैल्यू निकालना है, पूछ रहा है, तो निकाल सकते हैं ना इस रिलेशन से। तो ICBO और ICEO दोनों में क्या हो गया, एक तरह से रिलेशन हो गया ना। तो ये टर्म को भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लीकेज करंट भी निकालने के लिए देता है, और हम ये दोनों एक्सप्रेशन से कंपेयर करके निकाल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसको भी आप दिमाग में रखिएगा, ICEO इजक्वल टू ICBO बटे 1 माइनस अल्फा। हाँ बिल्कुल, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ तो सब चीज किए ही थे ना जी। यहाँ IC इजक्वल टू अल्फा आई प्लस ICBO, ये तो समझ में आ रहा है। उसके बाद I इजक्वल टू IC प्लस IB हम लोग लिख सकते हैं, ये भी क्लियर है। अब अल्फा इंटू आई के जगह पे ये वाला एक्सप्रेशन लिख दिए, प्लस ICBO लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को हम यहाँ पे तोड़े थे, अब इसको अल्फा IC इसको तोड़िए,
अल्फा आईसी प्लस अल्फा आईबी प्लस आईसीबीओ लिख सकते हैं। अब आईसी आईसी को एक टर्म कर लिए, यहां भी आईसी यहां भी आईसी, तो आईसी को कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस अल्फा बचेगा इजक्वल टू अल्फा आईबी प्लस आईसीबीओ आएगा। अब यहां से आईसी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो 1 माइनस अल्फा है इस टर्म में भी आएगा, इस टर्म में भी आएगा, दोनों में आएगा। तो अल्फा आईसी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा बट्टे 1 माइनस अल्फा इंटू आई बी प्लस आईसीबीओ बट्टे 1 माइनस अल्फा। यही एक्सप्रेशन ये है, इसी को ना यहाँ पे लिखे हैं, सेम चीज है, ठीक है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन से आपको ध्यान में रखना है, यहां से एक रिलेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। छोड़ दें, रुक जाइए 1 मिनट। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप समझ जाइएगा, एक का समझिएगा तो सबका समझ में आएगा। बस आपको दिमाग में रखना है इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, ये 4 चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए पीडीएफ भेज देंगे और आगे कल कंटिन्यू करेंगे, कल आगे कंटिन्यू करेंगे।